इस क्लास में सभी दोस्तों का हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और आजकल हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने उन रिएक्शंस को स्टडी किया कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता था। हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फार्मूला सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH था। ठीक है, पिछले क्लास में हमने उन रिएक्शन को देखा जिनमें सिर्फ ये हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन इन्वॉल्व होता था। अब हमें उन रिएक्शंस को देखना है जिनमें ये पूरा OH ग्रुप इन्वॉल्व रहता है, जिनमें ये पूरा OH ग्रुप इन्वॉल्व रहता है। यानी कि यहाँ से ये OH ग्रुप हटेगा, यहाँ से ये OH ग्रुप हटेगा और इसकी जगह पर कोई और ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, हेलोजन, अमाइन, एल्कोक्सी, कोई भी दूसरा ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि ये टाइप 2 रिएक्शन आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे ये अल्कोहल्स वाले रिएक्शंस हैं, जैसे ये अल्कोहल्स जैसे रिएक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी में जब आप इनको देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये रिएक्शंस अल्कोहल जैसे नहीं बल्कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जैसे हैं। ठीक है, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जैसे हैं। इन रिएक्शंस का जो मेजर कॉन्सिक्वेंस है, ये रिएक्शन क्यों होते हैं, तो वो ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये रिएक्शंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से नहीं होते, ये रिएक्शंस इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से होते हैं। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, और आप लोग जानते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक होता है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। ओके, तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक के सामने बेबस रहते हैं। ठीक है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इन पर अटैक करता है, जनरली इस कार्बन पर अटैक करता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि ये कार्बन इस तरफ से भी इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर से भी ऑक्सीजन जुड़ा है, ये बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव रह जाता है। और मज़ीद ये कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज की सूरत में भाग जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटर बन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स जो है अटैक करना पसंद करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स के ऊपर, जहाँ पर इन्हें पॉजिटिव चार्ज दिखता है वहाँ पर अटैक करना पसंद करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर पक्का अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये कार्बन कुछ नहीं कर सकता न्यूक्लियोफाइल को रोकने के लिए। ठीक है, मजबूरन फिर उसे यहाँ से OH को कहना पड़ता है कि भाई तू चला जा, मैंने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, और न्यूक्लियोफाइल तो जाने के तैयार नहीं है। तो फिर ये OH को निकाल देता है इधर से, और फिर OH की जगह ये न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। ठीक है, बातों को मज़ीद समझेंगे, रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर यहाँ OH की जगह X आ जाए, कोई हेलोजन आ जाए, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई आ जाए, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा उसे हम बोलेंगे असाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? असाइल क्लोराइड, या फिर एसिड क्लोराइड भी आप बोल सकते हो। असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। अगर इधर OH ग्रुप की जगह NH2 ग्रुप आ जाए, NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप आ जाए, तो फिर हम बोलेंगे कि ये रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन जाएगा एसिड अमाइड। ठीक है, एसिड अमाइड, या सिंपली उसे अमाइड भी लिख देते हैं। ठीक है, अगर OH की जगह कोई OR आ जाए, एल्कोक्सी ग्रुप आ जाए, ठीक है, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, कोई भी आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि रिजल्टिंग प्रोडक्ट ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। वहाँ हम भी देखेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इसके पहले रिएक्शन देखते हैं जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2। ठीक है, इन स्पीशीज़ के साथ आप इंट्रोड्यूस हैं पहले से ही, अगर नहीं हैं तो मैं करवा देता हूँ। दिस इज़ PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर रहता है। ठीक है, इसके साथ एक प्लेन में क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है। प्लेन से बाहर की तरफ एक क्लोरीन आता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर Cl, और प्लेन से अंदर की तरफ भी एक क्लोरीन एटम फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है। दिस इज़ PCl3। इसी तरह सेम PCl5, PCl5 में फास्फोरस की 5 वैलेंसी यूटिलाइज हैं। देखिए ज़रा, फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन एटम प्लेन में रहते हैं, और एक क्लोरीन एटम ऐसे ऊपर से, और एक क्लोरीन एटम नीचे से। दिस इज़ PCl5। SOCl2, SOCl2 को हम थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। आप जानते हैं कि थायोनाइल क्लोराइड आप अल्काइल हाइड्राइड वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर्स वाले चैप्टर में भी आप इसके बारे में बात करके आ चुके हैं।
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, वहाँ पर भी थायोनाइल क्लोराइड की थोड़ी बात की थी हमने। तो सल्फ़र की वैलेंसी मैक्सिमम 6 रहती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी, लेकिन इस केस में अभी सल्फ़र ने अपनी 4 वैलेंसीज़ को यूटिलाइज़ कर रखा है। तो सल्फ़र के ऊपर एक लोन पेयर बजाते खुद ऐसे मौजूद होगा और ये डबल बॉन्ड इस लोन पेयर के साथ प्लेन में होगा और प्लेन से बाहर आते हुए आपको एक क्लोरीन एटम दिखाई पड़ेगा ऐसे, और प्लेन से अंदर जाते हुए आपको एक और क्लोरीन एटम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दिस इज SOCl2, इसे बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो थायो की टर्म है ये सल्फ़र के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, थायो की टर्म सल्फ़र के लिए इस्तेमाल होती है, जहाँ भी थायो आ जाए तो समझ जाना सल्फ़र होगा। तो रिएक्शंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, यही होते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे अगर आप PCl3 के साथ रिएक्ट करवाओ तो इधर से ये OH ग्रुप निकलेगा और उसकी जगह पर Cl आ जाएगा, ये असाइल क्लोराइड बन गया, प्लस यहाँ से निकलने वाला H और ये O इस फास्फोरस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये तीनों क्लोरीन जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी 3 बनेगी, और जब प्रोडक्ट 3 बनेगी तो हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। ओके, तीनों क्लोरीन जाकर इधर जुड़ गई और फिर यहाँ से 3 ऑक्सीजन निकलेंगे। ठीक है, और 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। ये 3 ऑक्सीजन ये 3 हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ जुड़ जाएंगे कुछ इस तरीके से, POH OH एंड OH। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो H3PO3। ये तो बस मैंने स्ट्रक्चर H3PO3 कैसे बनाने के लिए बना दिया, वरना एक्चुअल स्ट्रक्चर H3PO3 का ऐसे नहीं होता। ठीक है, H3PO3 का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, याद रखना, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। इसको हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO4 नहीं, वो होता है फास्फोरिक एसिड, दिस इज़ फास्फोरस एसिड। ठीक है, जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो नतीजे में आपको असाइल क्लोराइड और फास्फोरस एसिड देखने को मिलता है। ठीक, मज़ीद रिएक्शन हो सकता है, कोई रियल एग्जांपल ले लेते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसे जब आप PCl3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो नतीजे में क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा और इसकी जगह Cl आ जाएगा। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl आ जाएगा। ठीक है, इसके आप 3 मोल लोगे, यहाँ से 3 OH निकलेंगे और फास्फोरस के साथ कंबाइन होके H3PO3 बना देंगे। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम है? एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं क्योंकि ये जो इतना ग्रुप है ना, इतना ग्रुप, इसका नाम होता है एसिटाइल। ठीक है, और ये साथ क्लोराइड जुड़ा है तो एसिटाइल क्लोराइड, और ये साथ फास्फोरस एसिड बन गया। ठीक है, फास्फोरस एसिड। ये रिएक्शन आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ चुके हो, PCl3 के केमिकल रिएक्शंस में भी आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में ये रिएक्शन था। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आपने जहन में रखना है कि ये रिएक्शन कैसे होता है। अच्छा, ये H3PO3 का मैं रियल स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ आपके सामने, इसका रियल स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो भाइयों, यहाँ पर P रहता है, फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, यहाँ से OH जुड़ा रहेगा और एक OH आपको प्लेन से बाहर आते हुए दिखाई पड़ेगा OH, और एक OH आपको प्लेन से अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ द रियल स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स रहे स्ट्रक्चर्स और PCl3 के साथ इनके रिएक्शन। अब PCl5 के साथ देखते हैं कि कैसे रिएक्शन शो करते हैं विद PCl5, विद PCl5। ओके, PCl5 के साथ देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये कोई जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है OH प्लस, इसे जब आप PCl5 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको यहाँ से OH निकलेगा और OH निकलते ही इसकी जगह पर Cl आ जाएगा, रिजल्टिंग प्रोडक्ट एसाइल क्लोराइड, और यहाँ से O निकला और H निकला। ठीक है, O और H अलहदा अलहदा हो जाएंगे, O अलहदा हो जाएगा, H अलहदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक और HCl निकलेगा, और सॉरी H लिख दिया, यहाँ से एक Cl निकलेगा और इस H के साथ जुड़ करके HCl बना देगा। ठीक है, H और ये Cl आपस में कंबाइन होकर HCl बना देंगे, प्लस यहाँ PCl5 का एक क्लोरीन इधर चढ़ा गया, एक क्लोरीन H के साथ जुड़ गया, और अब इधर PCl3 बच गया है,
और ये ऑक्सीजन भी है, ठीक है, PCl3, ये बच गया। अब ये ऑक्सीजन इधर बीच में घुसने की कोशिश करेगा और घुस जाएगा, तो ये बना देगा POCl3, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस फास्फोरस के लिए, ऑक्सी ऑक्सीजन के लिए, क्लोराइड क्लोरीन के लिए। ओके, रियल एग्जांपल ले लेते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस, इसे जब आप PCl5 के साथ रिएक्ट करवाओगे, हल्का सा हीट करोगे, तो H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नहीं, सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, OH पूरा निकल जाएगा, ठीक है, OH पूरा निकल जाएगा, इसकी जगह Cl आ जाएगा, प्लस POCl3 एंड साथ आ जाएगा आपका HCl, ठीक है, HCl रिलीज होगा। यहाँ पर आपने एक आध बात को ज़रा गौर करना है कि POCl3 लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, जबकि HCl गैस होती है। HCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है -85 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मेल्टिंग पॉइंट। HCl का बॉइलिंग पॉइंट -85 डिग्री सेल्सियस होता है और रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो लाजमी तौर पर HCl रूम टेम्परेचर पर क्या होगी, गैस। जबकि POCl3 लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग, अगर मैं भूल नहीं रहा तो 105.8 होता है। POCl3 का 105.8 डिग्री होता है, फिर भी चेक कर लेना इसका। बहरहाल 100 से ऊपर ही होता है POCl3 का, जबकि HCl का -85 होता है। और आप जानते हैं रूम टेम्परेचर 25 होता है। POCl3 रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, जबकि HCl गैस। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, इस पर हम भी बात करेंगे। ओके, अब ज़रा इसका रिएक्शन विद SOCl2 देख लिया जाए कि SOCl2 के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH प्लस SOCl2, रिएक्शन चेक करिएगा, यहाँ से OH निकलेगा, OH की जगह Cl आ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl, ये SO है, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और SO2 बन जाएगा। यहाँ से निकलने वाला H इधर से निकलने वाले Cl के साथ जुड़ करके HCl बना देगा। SO2 रूम टेम्परेचर पर गैस है, जबकि HCl भी गैस है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं। SO2 गैस है, जब ये सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे एक ही चैम्बर के अंदर होंगे, SO2 गैस बन करके उड़ जाएगी, HCl भी गैस बन करके उड़ जाएगा, तो हमें 100% प्योर एसिटाइल क्लोराइड मिल जाएगा, 100%। जबकि इधर क्या होगा कि HCl तो उड़ जाएगा, लेकिन POCl3 नहीं उड़ेगा, POCl3 पड़ा रहेगा क्योंकि लिक्विड है, तो यहाँ पर हमें प्योर एसिटाइल क्लोराइड नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना यह है कि SOCl2 से अगर आप रिएक्ट करवाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो एसिटाइल क्लोराइड या असाइल क्लोराइड बनाने का वो बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो इस बात को आपने ज़रा नोटिस में रखना है। रियल एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस SOCl2 से आप जब रिएक्ट करवाओगे, तो H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। HCl और SO2 गैस बन के उड़ जाएगा और ये आपको 100% प्योर मिल जाएगा। ओके, बात क्लियर है? क्लियर हो गई? देख लो ज़रा रिएक्शन, नोट कर लो, पास करके नोट कर लेना, ठीक है। मज़ीद ज़रा बातें करते हैं और रिएक्शन देखते हैं इसके विद अल्कोहल्स देख लेते हैं। चलिए, ROH विद अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिएक्शन करते हैं। जब भी देखते हैं कोई जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले लेते हैं, OH प्लस R सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ये रिएक्शन चलता है। थोड़ा सा आप इसको हीट भी करते हो तो आपको ईस्टर मिलता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OR, ठीक है। यहाँ से ये H निकलता है, यहाँ से ये OH निकलता है। आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिड्स और अल्कोहल्स लेविस बेसिस हैं, अल्कोहल्स आर लेविस बेसिस, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि ये H देगा, ये OH देगा और साथ मिलकर के H2O बना देंगे और यहाँ पर O के साथ ये R जुड़ जाएगा, तो ये आपको ईस्टर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ईस्टर की स्पेलिंग EASTER लिख देते हैं, वो ईस्टर त्यौहार है क्रिश्चियंस का, ठीक है, ईसाइयों का। तो रियल एग्जाम्पल की तरफ भी चलते हैं, ज़रा रियल एग्जाम्पल भी देखते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH प्लस C2H5OH, दिस इज़ एसिटिक एसिड एंड दिस इज़ इथाइल अल्कोहल, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल,
ठीक है। जब आप एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोई मिनरल एसिड आप ऐड करोगे, बेसिकली ये H2SO4 हम इसीलिए ऐड करते हैं कि ये हाइड्रोजन आइंस प्रोवाइड करे, हाइड्रोजन आइंस कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में जब हम इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स पर बात करेंगे तो हम देखेंगे कि H पॉजिटिव कैसे कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। थोड़ा सा आप हीट करोगे तो रिएक्शन चलेगा, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ये OH निकलेगा, प्लस क्या मिल जाएगा H2O, और ये C2H5O के साथ जुड़ जाएगा, C2H5। ठीक है। इसके दो नाम हैं, दो नामों में सबसे पहले है मिथाइल इथेनोएट, और दूसरा नेम जो इसका है वो है इथाइल एसीटेट। ठीक है। ये दो नाम कैसे हैं मैं बताता हूँ। पहले देख लीजिए कि मिथाइल इथेनोएट क्यों बोलते हैं। ये जो इतना ग्रुप है, इतना हिस्सा, इसको हम बोलते हैं इथेनोएट ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? इथेनोएट ग्रुप। तो इथेनोएट ग्रुप के साथ मिथाइल जुड़ रहा है तो मिथाइल इथेनोएट हो गया। ठीक है। इथाइल एसीटेट क्यों बोलते हैं ज़रा देखिए, ये जो इतना ग्रुप है इसको आप एसीटेट ग्रुप बोलते हो, और इसके साथ C2H5 जुड़ा है तो दिस इज़ इथाइल एसीटेट। क्या ख्याल है, बन गया इथाइल एसीटेट? बात क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आजकल यार नज़ला भी बहुत हुआ है, तुम भी केयर किया करो। आगे देखते हैं इसके रिएक्शंस हम NH3 के साथ, विद NH3। ठीक है, कि अगर हमें अमाइड्स बनाने हो विद NH3, अगर हमें अमाइड्स बनाने हो, एसिड अमाइड्स, तो उसके लिए क्या तरीका है कि इसके रिएक्शंस को चुपचाप आप NH3 के साथ करवा दो। ठीक है, NH3 के साथ करवा दो। ये ज़रा रजिस्टर भी हिल गया है शायद। ओके, हाँ अब ठीक है। NH3 के साथ रिएक्शंस ज़रा देखिए कैसे होते हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा आपका OH जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे आप H सिंगल बॉन्ड NH2, अमोनिया को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, H सिंगल बॉन्ड NH2, NH3 ही हो जाएगा ना। तो बात समझा करो। यहाँ से अब OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, H2H आपस में कंबाइन होकर H2O बना देंगे, प्लस R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, बात क्लियर हो गई कि कैसे ये रिएक्शन चलेगा। और रियल एग्जांपल ले लेते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस H सिंगल बॉन्ड NH2 विल गिव अस, थोड़ा सा आपको हीट भी करना पड़ेगा, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH H कंबाइन करके H2O बना देंगे, और ये NH2 जा करके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ओके, एक्चुअली जो ऊपर वाले दो रिएक्शंस लिखे हैं, कोई भी एक रिएक्शन को पकड़ लो, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन पकड़ लो, ये 2 स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप ज़रा देखिए, मैकेनिज़्म नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन के स्टेप्स हैं। मैकेनिज़्म हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये OH है प्लस ये NH2, H सिंगल बॉन्ड NH2, इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये एसिड है तो ये हाइड्रोजन रिलीज़ करना चाहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस और साथ NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये बन गया अमोनियम एसीटेट। ठीक है, इसको अमोनियम बोलते हैं, और ये वाला जो ग्रुप मैं अभी बता चुका हूँ इसे एसीटेट ग्रुप बोलते हैं। तो इस लिहाज से अमोनियम एसीटेट बन गया हमारे पास। बात क्लियर है? दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा हीट करते हो तो ये टूट जाता है। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O NH2, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। O नहीं, सिर्फ NH2 बचता है। ठीक है, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल जाता है, 2 हाइड्रोजन इधर से निकल जाते हैं तो H2O बन जाता है, कार्बन के साथ डायरेक्ट NH2 जुड़ जाता है। ओके, बातें क्लियर हैं? क्लियर हो गई?
बहुत बढ़िया। अब लास्ट रिएक्शन जिनके हमने देखने हैं कि जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व रहता है, वो है कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड देखते हैं ज़रा। चौथी टाइप के रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। देखिए कैसे एनहाइड्राइड्स बना करते हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस एक और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर R। इसे ज़रा मैंने उल्टा करके लिख दिया है, ऐसे इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ठीक है। इसको ज़रा उल्टा करके लिख दिया है। यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से ये H निकलेंगे और निकल करके H2O बना देंगे। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक वैलेंसी खाली, यहाँ से ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली, ये ऑक्सीजन जा करके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। तो ये एनहाइड्राइड बन गया, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जब भी वाटर का रिमूवल हो तो एनहाइड्राइड बना करते हैं, और ये रिएक्शन P2O5 के प्रेजेंस में चलता है, ठीक है। ज़रा रियल एग्जांपल ले लीजिए। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस, इसे उल्टा करके भी लिख दीजिए, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। P2O5 के प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगा, हीट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, H और OH निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ H2O प्लस H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया? एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिटिक एसिड का है तो एसिटिक एनहाइड्राइड लिखेंगे। या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं H3C CO O। देखो CH3 दो दफ़ा है, CH3 दो दफ़ा लिख दिया, CO दो दफ़ा है, दो दफ़ा लिख दिया, ऑक्सीजन एक दफ़ा है, एक दफ़ा लिख दिया। अच्छा, इतना जो ग्रुप होता है इसे एसीटेट ग्रुप भी बोलते हैं। एसीटेट ग्रुप को AC से डिनोट करते हैं। अब अगर हम AC2O भी लिख दें तो ये इसका एब्रीविएशन बन जाएगा AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड का एब्रीविएशन। अब के बाद अगर कहीं पर AC2O लिखा हुआ हमें नज़र आया तो हम इसको समझेंगे और पहचानेंगे कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, AC2O। अगर P2O5 इससे रिएक्ट कर जाए डायरेक्ट तो क्या सिचुएशंस रहेंगी, देखिए ज़रा। डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH P2O5 अगर इससे रिएक्ट करे, रिएक्शन ही करता है, ये तो हमने एरो के ऊपर ऐसे ही लिख दिया बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। थोड़ा सा आप हीट करोगे, दो मॉलिक्यूल्स ले रहे थे तो दो मॉलिक्यूल्स लोगे तो होगा क्या कि एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आपस में वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करेंगे H3CCO ट्वाइस एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जो बनने वाला H2O होता है वो P2O5 के साथ कंबाइन करता है। P2O5 के साथ कंबाइन करने के बाद HPO3 बना देता है, HPO3। दिस इज़ मेटाफास्फोरिक एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड, ठीक है। चार तरह के जनरली फास्फोरिक एसिड्स होते हैं, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड, पायरोफास्फोरिक एसिड, और चौथा होता है फास्फोरस एसिड, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे, या अगर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखो कि दो हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पर दो बनेंगे, फास्फोरस भी दो हैं, और 5 और 1 6, 3 2 6 ऑक्सीजन। तो जब P2O5 H2O के साथ रिएक्ट कर जाता है तो फिर इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है। P2O5 क्यों हम ऐड करते हैं, क्योंकि अगर H2O ऐसे ही पड़ा रहा एनहाइड्राइड के साथ तो एनहाइड्राइड के साथ H2O रिएक्ट करके दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। इसीलिए हम P2O5 ऐड करते हैं ताकि ये वाटर जो हमारा बना है वो कंज्यूम हो जाए, ठीक है। बातें क्लियर हैं? ओके, बहुत बढ़िया। अगले क्लासेस में हम मिलेंगे इन रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स को देखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।